हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो DECE के स्टूडेंट्स के लिए, इसमें मैं आप लोगों के साथ DECE 3 का दिसंबर 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो आप लोगों के साथ उसके आंसर शेयर करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने इस पेपर के जो पहले 4 प्रश्न उनके आंसर शेयर किए थे। बचे हुए 3 प्रश्नों के आंसर मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो यहाँ पे पहला प्रश्न, दूसरा, 3, 4, इन चारों के आंसर शेयर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट अब 5वां, 6वां, 7वां, इन प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रश्न संख्या 5। 5 का क्या है? माता पिता के समूह को बच्चों के विकास से संबंधित संदेश संप्रेषित करते समय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल को संचार के दौरान आप उस समय आने वाले जो 2 अवरोध हैं उनके बारे में बताइए और उदाहरण के साथ। यानी हम माता पिता के समूह को कुछ संदेश दे रहे हैं बच्चों के विकास से संबंधित। अब वो जब हम संदेश देंगे तो उस समय कौन से 2 अवरोध पैदा हो सकते हैं हमारे प्रभावी संप्रेषण के बीच में, हमें वो बताना है। माता पिता को संदेश देते समय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभालकर्ता को कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, वरना प्रभावी संचार नहीं हो पाता है। संचार के दौरान कुछ अवरोध प्रभावी संचार प्रक्रिया में बाधक हो सकते हैं, यानी कुछ समस्याएं हो सकती है, जैसे प्रेषक संबंधी होती है प्राप्तकर्ता। तो हमें यहाँ पे प्रेषक संबंधी समस्याएं 2 पूछी गई हैं। प्रेषक संबंधी समस्याएं, यदि प्रेषक संदेश को पूर्ण व स्पष्ट रूप से तैयार नहीं करता या संचार के लिए अस्पष्ट माध्यमों का चुनाव करता है या फिर वो अकुशल रूप से प्रतीकों व संकेतों तथा माध्यमों का प्रयोग करता है तो संचार की प्रक्रिया प्रभावी नहीं रहेगी। यह भी संभव है कि संचार बिल्कुल ही खत्म हो जाए। प्रेषक को संचार के दौरान आने वाले प्रमुख 2 अवरोध निम्नलिखित हैं। यानी क्या समस्याएं आ सकती हैं संदेश देने के लिए? कि बोलने का ढंग, अगर जैसे हमारा बोलने का तरीका ऐसा हो कि सामने वाले को समझ ही नहीं आए तो हम संदेश कैसे देंगे? तो संचार की प्रक्रिया में प्रेषक के बोलने का ढंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी कभी व्यक्ति को शारीरिक विकलांगता के कारण बोलने में कठिनाई आ सकती है, परंतु अक्सर ही चिंता, उत्सुकता व डर के कारण हम सही से नहीं बोल पाते हैं। तो इसी वजह से प्रभावी संचार में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अपना आत्मविश्वास बढ़ाकर व उन कारकों को पहचानकर उन पर काबू रखकर इस बाधा को दूर किया जा सकता है। दूसरा व्यवधान है भाषा। भाषा भी एक बहुत बड़ा अवरोध है जो प्रभावी संदेश संप्रेषण के अंदर। संचार के लिए संदेश देने के लिए मुख्यतः बोले व लिखे गए शब्दों पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः भाषा, बोली व शब्दों के चुनाव, स्वर व अभिव्यक्तियां प्रभावी संचार पर असर डालती हैं। जैसे कि किसी ऐसे समूह के साथ बातचीत करते समय जो मुख्यतः मलयाली भाषा समझता हो तो उससे हिंदी में बातचीत करना अर्थहीन ही होता है। यानी जिसको मलयाली भाषा समझ में आ रही है, मतलब वहाँ के लोग हैं मलयाली बोलते हैं, वहाँ पे हम बच्चों के माता पिता को क्या संदेश देंगे और वहाँ पे हम हिंदी में बोलने लग जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है, यानी उनको वो समझ ही नहीं आ रहा होगा। यदि संचार के लिए ऐसी भाषा चुनी है जिसे आप स्वयं अच्छी तरह से नहीं जानते तो भी संभव है कि प्राप्तकर्ता आपके संदेश का अलग ही मतलब निकाल ले। जैसे कि देखिए, एक शिक्षिका है, उनको अंग्रेजी का क्या है, अंग्रेजी तो वो कर लेती है लेकिन उनका सही ज्ञान नहीं है, यानी वो मिस्टेक्स कर देते ग्रामर से रिलेटेड। तो उन्होंने एक बच्चे की रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट के अंदर लिख दिया संदेश और माता पिता को दे दिया। अब उनको लिखना था कि दीपक हार्ड, उन्होंने रिपोर्ट में उनको लिखना चाहिए था कि दीपक कठिन परिश्रम करता है, तो वो लिखना था उनको कि दीपक वर्क्स हार्ड, परंतु उनको क्या ढंग से लिखना, इस भाषा का ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने लिख दिया दीपक हार्डली वर्क्स, यानी दीपक तो मुश्किल से ही काम करता है। तो इससे में क्या, अभिभावक जब वो संदेश देखेंगे तो उनको तो गलत अर्थ समझ में आएगा कि बच्चा काम ही नहीं करता और मैडम ने लिखा है कि अच्छा काम करता है। तो ये भी एक संदेश में व्यवधान भाषा उत्पन्न कर सकती है। संप्रेषण के समय आवाज न ज्यादा तेज हो न ज्यादा धीमी। बोलते समय आवाज में सही उतार चढ़ाव लाएं। यदि आवाज धीमी है तो लोग विषय वस्तु को ही नहीं सुन पाएंगे, और ज्यादा तेज आवाज है, तीखी आवाज है तो कानों में कर्कशता पैदा करेगी। और यदि आप स्वर में क्या बिना उतार चढ़ाव के, यानी
बिना उतार चढ़ाव के कहीं पे क्या रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, जोर से नहीं बोलेंगे, तो उसमें क्या जो श्रोता सुनने वाले हैं वो बोर हो जाएंगे और उनको नींद आ सकती है। तो इस वजह से क्या है, ये जो भाषा, बोली, बोलने का तरीका, ढंग, ये सब प्रभावी संचार में बाधा उत्पन्न करते हैं। अभी 5वें का ख में पूछा गया कि एक संदेश बताना है जो कि हम माता पिता के समूह को देंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के बारे में संदेश देना है, और जो संदेश हम देंगे वो क्यों चुना है हमने, वो भी हमें बताना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के लिए हम माता पिता के समूह को बच्चों के लिए पौष्टिक आहार का महत्व, यानी बच्चों के सही विकास के लिए माता पिता घर पर ही किस तरह से पौष्टिक आहार तैयार कर सकते हैं, जो तीनों खाद्य वर्ग है ना, उनके खाद्य पदार्थों को मिलाकर, और वो कम लागत में भी कैसे तैयार हो, तो यह संदेश हम संप्रेषित करेंगे। और क्योंकि हमने संदेश चुना, क्योंकि हमने ये इसलिए चुना कि शालापूर्व बच्चे अक्सर खाना खाने में आनाकानी करते हैं। उनको खाना खिलाने में माता पिता व केंद्र में कार्यकर्ता को भी काफ़ी समस्याएं आती हैं। चूँकि बच्चे अभी छोटे हैं तो सेहत से ज़्यादा वे स्वाद को पसंद करते हैं। इसी कारण बच्चों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। बच्चे कुपोषित या सुपोषित भी हो सकते हैं, जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। अतः बच्चे के लिए सही शारीरिक विकास व पोषण प्रदान करने के लिए हम माता पिता के समूह को यह संदेश देंगे ताकि वे बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य व पोषण के लिए घर पर ही तीनों खाद्य वर्गों के खाद्य पदार्थों का प्रयोग करके बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन तैयार कर सकें। 5वें के गैप प्रश्न ग में पूछा गया था कि इस उपयुक्त यानी जो संदेश हमने चुना है उसको देने के लिए संचार की कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, और जो आप विधि चुन रहे हैं उसके कारण भी बताने की क्यों चुनी है। हम बच्चों के लिए संदेश देने के लिए माता पिता को, जो माता पिता का समूह है उसको संबोधित करेंगे। हमने माता पिता के समूह को संप्रेषित करने के लिए एक संदेश चुना जो था शालापूर्व बच्चों के पोषण व विकास के लिए तीनों खाद्य वर्गों के खाद्य पदार्थों का चयन करके घर पर ही कैसे पौष्टिक आहार बनाया जाए। इस संदेश को संप्रेषित करने के लिए हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। हमने व्याख्यान विधि का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि माता पिता के समूह को हम बैठकों में व्याख्यान विधि के द्वारा आसानी से समझा सकते हैं। बच्चे अभी इस उम्र में एक साथ तो बहुत सारा खाना खा नहीं सकते, थोड़ी थोड़ी देर में खाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा खाना दे जो पौष्टिक हो, जो बच्चों को पसंद आए, उनको पसंद हो, उनको सभी जरूरी पोषक भी प्रदान कर सके, तो वही देना चाहिए ताकि उसको तीनों खाद्य वर्ग के खाद्य पदार्थों से घर पर ही पौष्टिक भोजन मिल सके। हम बैठक में माता पिता को वेज सैंडविच, आटा बेसन के लड्डू, वेजिटेबल खिचड़ी आदि जो आसानी से बनने वाला पौष्टिक खाद्य पदार्थ है ना, वो माता पिता को सिखा सकते हैं। और पोषक तत्वों की कमी के कारण बच्चों के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी बच्चों को समझा सकते हैं। हम व्याख्यान विधि के द्वारा संदेश संप्रेषित करना चुना है हमने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 6 आता है। 6 के क में पूछा गया कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा केंद्र में एक अच्छे पर्यवेक्षक की विशेषताएं बताइए। अच्छा पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर कौन होता है, वो क्या काम करता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, ये बताना है। पर्यवेक्षक वह व्यक्ति होता है जो अपने अधीनस्थों और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण कर सके, यानी अपने जो जूनियर होते हैं ना उनके कार्यों को चेक कर सके, देख सके कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वह उत्पादन को नियंत्रित करता है, संगठन की योजनाओं को समुचित रूप से क्रियान्वित करता है यानी कार्यान्वित करता है। वह कर्मचारियों को अनुशासित एवं निष्ठावान बनाने के प्रयास करता है ताकि वे अधिक श्रम से कार्य करें। एक केंद्र में सुपरवाइजर के कार्य व विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अच्छे पर्यवेक्षक की विशेषताएं हैं निर्णय ले पाना। एक अच्छा पर्यवेक्षक परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। जो कार्यकर्ता अनुशासनहीन है और सही से सहयोग नहीं करता है सबका, तो उसे अनुशासित करने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जो कि एक अच्छे पर्यवेक्षक में होती है। पर्यवेक्षण में लचीलापन। सभी लोग भिन्न भिन्न होते हैं तो उनके व्यवहार भी भिन्न भिन्न होंगे और कार्य करने के तरीके भी अलग अलग ही होते हैं। अतः अच्छे पर्यवेक्षक अनुभव के साथ ऐसे बर्ताव करना सीख जाते हैं ताकि वे व्यक्तिगत भिन्नताओं व मतभेदों में समायोजन कर पाएं। नेक्स्ट, जो पर्यवेक्षक होते हैं अच्छे, वे संप्रेषण संबंधी अच्छे कौशल रखते हैं। अन्य लोगों से कार्य करवाने के लिए या उनके साथ अच्छे से बात की जानी चाहिए। अच्छे पर्यवेक्षक में लिखित व मौखिक संप्रेषण की योग्यता होनी चाहिए ताकि वे अपनी बात एवं संदेश अच्छे से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सके। जिम्मेदारी लेने में तत्परता रखते हैं पर्यवेक्षक। वैसे तो केंद्र में कार्य अधीनस्थ कर्मचारी ही करते हैं,
परंतु वास्तव में निर्धारित कार्य की जो जिम्मेदारी होती है वो तो पर्यवेक्षक पर ही होती है। इसलिए एक अच्छा पर्यवेक्षक अपने अधीन कार्यकर्ताओं के कार्य की और स्वयं के कार्य की दोनों की जिम्मेदारी लेने के लिए तत्पर रहता है। नेक्स्ट, एक अच्छे पर्यवेक्षक में एक विशेषता होती है कि मानव व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि उनके अंदर होती है। अन्य लोगों से कार्य करवाने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल की आवश्यकता होती है कि जैसे अगर कोई कार्य करता है तो उनका काम करते हुए कोई गलती हो जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं उसे डांटने लग जाए, नहीं, उस गलती को देखते हैं पहले, हाँ ये गलती है, वो गलती खोजना जरूरी होता है और फिर उसके बाद वो गलती उसको समझाएं कि भाई अब ये गलती हो गई है तो ये देख तुमने ये गलती की है, चलो अब उसके बाद उस डांट डपट के और झगड़ा नहीं करना है, उनको बताना है कि अब ये गलती हो गई तो इसे सुधारा कैसे जाए, वो सब करना चाहिए, उसका समाधान करना। अतः अच्छे पर्यवेक्षक जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं, ना ही जल्दबाजी में काम करते हैं। जैसे अगर किसी कार्यकर्ता ने किसी काम के लिए मना कर दिया तो पर्यवेक्षक उसकी ना के कारण को जानने का प्रयास करते हैं और उसका समाधान खोजते हैं। नेक्स्ट, उनमें जो समानुभूति उत्पन्न करने की योग्यता होती है। एक अच्छा पर्यवेक्षक सभी के साथ समानुभूति के साथ काम करता है, उनको सब अच्छे से समझाते हैं ताकि कभी उनको सही काम ना होने पर डांटा जाए या अच्छे से काम की प्रशंसा की जाए तो सब स्थिति को समझेंगे। यानी जो पर्यवेक्षक होता है सबके साथ समानुभूति से व्यवहार करने वाला होता है, यानी कोई गड़बड़ कर दे काम में ना तो उसको डांट दे तो भी लोग क्या सोचेंगे कि डांट दिया तो क्या हुआ, ऐसे बहुत अच्छे हैं, और वो प्रशंसा करे तो कहते हैं हाँ बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमें हमारी तारीफ किया, लेकिन फिर भी हमें काम में गड़बड़ नहीं करने, नहीं डांट भी सकते। ये चीज़ें क्या उनके अंदर होनी चाहिए कि सामने वाला उससे इफेक्ट हो उनके व्यवहार से। नेक्स्ट, छठे के ख में पूछा गया कि मोबाइल क्रैश के क्षेत्र कार्यक्रम के किन्हीं दो घटकों का वर्णन कीजिए। मोबाइल क्रैश क्या होता है? मोबाइल क्रैश की सुविधा उन जगहों पर प्राप्त होती है जहां पर माता पिता कार्यरत होते हैं। यह सुविधा अधिक निचले तबके के माता पिता की सुविधा के लिए होती है। माता पिता जहां मजदूरी करते हैं जैसे भवनों के निर्माण, तो वहां पर उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। जो माताएं होती हैं वो प्रशिक्षित कर्मी के पास बच्चों को छोड़कर अपना काम करती हैं और शाम को घर जाते समय अपने बच्चों को घर लेकर वापस चली जाती हैं। इस प्रकार क्रैश में बच्चों को अक्षर ज्ञान भी कराया जाता है। मोबाइल क्रैश के जो प्रमुख कार्यक्रम वो 3 घटक हैं, 3 भागों में विभक्त किया गया है और हमें यहाँ पे 2 बताने हैं। तो पहला है शिक्षा एवं संज्ञानात्मक विकास। मोबाइल क्रैश में ये काम होता है। मोबाइल क्रैश के शिशु गृह अनुभाग में शिशुओं के संज्ञानात्मक विकास की ओर बहुत ध्यान दिया जाता है। 0 से 2 वर्ष के बच्चों के उद्दीपन के लिए उन्हें कम लागत के रंग बिरंगे खिलौने जैसे झुनझुने, बजने वाले खिलौने और भरे हुए खिलौने खेलने के लिए दिए जाते हैं। बाहरी खेलकूद और हाव भाव के साथ गीत गाने पर भी बल दिया जाता है। छोटे बच्चों को रेत, पानी, बालू व लकड़ी के गुटकों से खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनमें सृजनात्मकता व प्रयोग करने की भावना पैदा हो सके। साथ ही जो मोबाइल क्रैश है उनमें बालवाड़ी जो अनुभाग होता है उसमें 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए वो बनाया गया है। यहाँ पर शाला पूर्व शैक्षिक सामग्री, कहानी, गीत, कविताओं व मुक्त खेल के माध्यम से सरल शैक्षिक संकल्पनाओं से बच्चों को परिचित कराया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा अनुभाग अथवा प्राथमिक अनुभाग में 6 से 12 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक विधि से शिक्षा प्रदान की जाती है। खेल के द्वारा सीखने की प्रक्रिया संरचित खेल, कागज, पत्तों, अखबारी कागज, रंगों, पुरानी पत्रिकाओं, फ्लैश कार्डों आदि के द्वारा इनसे आयोजित क्रियाकलाप उन बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया को रोचक व सुलभ बना देते हैं जिन्हें स्कूली शिक्षा का इतना अनुभव नहीं है। धीरे धीरे बच्चों का स्थानीय विद्यालयों की किताबों से भी परिचय करवा दिया जाता है ताकि आगे चलकर वे आसानी से इसको समझ सके। अंत में सभी बच्चों को पास के विद्यालयों में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्रैश के कार्यकर्ता छुट्टी के बाद गृह कार्य में भी बच्चों की मदद करते हैं। उनका प्राथमिक उद्देश्य यह निश्चित करना है कि बच्चे मुख्य धारा का एक अंग बन जाए और उनके विद्यालय छोड़ने की दर यानी ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए। नेक्स्ट घटक है क्रैश का, मोबाइल क्रैश का जन समुदाय तक पहुंचना। मोबाइल क्रैश निर्माण स्थल पर जनसाधारण को निरोधक और निवारक स्वास्थ्य सेवाएं व शैक्षिक सहायता भी प्रदान करते हैं। अभिभावक व समुदाय की सहभागिता से समुदाय की आवश्यकता पूर्ति के लिए निरंतर गतिविधियां आयोजित होती रहती हैं।
प्रौढ़ शिक्षा मोबाइल क्रैश की नियमित क्रिया है जो कि पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवार नियोजन, बीमारी की रोकथाम, बीमारी के दौरान देखभाल व गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए विशेष तौर पर आवश्यक देखभाल पर केंद्रित होती है। माताओं के लिए नियमित रूप से मासिक या तिमाही बैठकें होती हैं। जब माता केंद्र में आती है तो उनके साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान स्वास्थ्य के प्रासंगिक पहलुओं पर भी चर्चा की जाती है। वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो प्राय अभिभावकों के घरों के दौरों के समय अभिभावक या समुदाय के सदस्यों से बातचीत करते हैं। बच्चों में अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों के लिए सामूहिक क्रियाकलाप भी आयोजित किए जाते हैं। जो क्षेत्रीय नाटक मंडली होती है ना, वो भी समय समय पर कुछ ना कुछ आयोजित करती रहती है, वो भी इसी से जुड़ी रहती है। इसमें भी मोबाइल क्रैश के वे लोग होते हैं जिनको कला प्रदर्शन में रुचि होती है। फिर वे लोग नाटकों, गीतों द्वारा जनसाधारण तक विभिन्न संदेश पहुंचाते हैं। साथ ही लोकदूत नाटक मंडली भी मोबाइल क्रैश का हिस्सा है, जो भी नियमित अंतराल पर जो वर्तमान समाज में समस्याएं हैं ना, उनसे जुड़े मुद्दों पर नाटकों के द्वारा जन जन में जागृति लाने का प्रयास करती है। यह मनोरंजन व शिक्षा प्रदान करती है। मोबाइल क्रैश नव शिक्षितों के लिए पुस्तकें व समुदाय कर्मचारियों के लिए एकलव्य नामक वार्षिक पत्रिका का भी प्रकाशन करती है। तो ये मोबाइल क्रैश के प्रमुख घटक हो गए थे 2। अब हमसे प्रश्न संख्या 7 में 4 टॉपिक दिए गए हैं और पूछा गया था कि किन्हीं 2 के बारे में लिखिए। तो इसमें हम चारों के आंसर शेयर करेंगे। पहला है 7वें का क्या कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के क्षेत्र में किसी एक शिक्षाविद का योगदान बताइए। तो हम मारिया मोंटेसरी के बारे में लिख देंगे। 1870 से 1952 मारिया मोंटेसरी का जन्म इटली में हुआ था। बाल शिक्षा में उनका दृष्टिकोण मोंटेसरी विधि कहलाता है। इसी विधि के आधार पर उन्होंने बच्चों के लिए शैक्षिक वातावरण तैयार किया था। वे जब अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी तब वे मंदबुद्धि बच्चों की ओर ध्यान देकर उनको सिखाने के लिए शिक्षण विधियां व सामग्री उन्होंने विकसित की थी। उन्होंने बाल शिक्षा पर अनेक प्रकाशन लिखे थे, जैसे कि द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, द चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, चाइल्ड ट्रेनिंग, व्हाट शुड यू नो अबाउट द चाइल्ड एंड द मोंटेसरी मेथड। ये सब उन्होंने बुक लिखी थी बच्चों के विकास के ऊपर। उनके प्रमुख शैक्षणिक विचार निम्नलिखित हैं। जो मारिया मोंटेसरी थी, उनका मानना था कि प्रत्येक बच्चा अनुपम होता है और प्रत्येक बच्चे की प्रगति दर भी अलग अलग होती है। तो उनके अनुसार सामूहिक शिक्षा की पद्धतियां बच्चे की व्यक्तित्वता को कुचल देती है। यानी हर बच्चे की जब अलग अलग कैपेसिटी होगी तो अलग अलग अपने हिसाब से ही तो सीख पाएंगे। हम एक साथ बच्चों को सिखाने के लिए बोलेंगे ये याद करो, अब बच्चे में जितनी योग्यता वो ही तो याद कर पाएगा ना। अब जबरदस्ती थोड़ी ना जो थोप रहे हैं बच्चा तुरंत याद कर पाए, तो वो बच्चे की व्यक्तित्वता को कुचल देती है। उनका मानना था कि बच्चों की सहायता व मार्गदर्शन ऐसे करें कि उनकी समुचित वृद्धि व विकास हो। अध्यापक की कार्यनीति प्रत्येक बच्चे के विकासात्मक स्तर, रुचियों और जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। मोंटेसरी ने शिक्षण के बजाय सीखने पर जोर दिया था। उनका विश्वास था कि स्वशिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है, यानी अपने द्वारा जो बच्चे सीखते हैं ना, वास्तव में वही एक शिक्षा है। अतः बच्चों को औपचारिक रूप से सूचना रटवाने के बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसकी सीखने में सहायता करना। मोंटेसरी का कहना था कि इंद्रियां ज्ञान का द्वार हैं। जन्म के उपरांत पहले 6 वर्ष बच्चे के जीवन के निर्णायक व महत्वपूर्ण अवधि होती है। इस समय इंद्रियां सक्रिय होती हैं और बच्चा ज़्यादा सीखता है। अतः शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा बच्चों की स्वाभाविक ऊर्जा का लाभ उठाया जा सकता है। मोंटेसरी विधि बाल केंद्रित होती है। बच्चे इसमें अपनी इच्छा के अनुसार क्रिया चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मोंटेसरी अध्यापिका के स्थान पर निर्देशिका शब्द का प्रयोग करती हैं, क्योंकि उनका कार्य निर्देश देने का है, ना कि क्या पढ़ाने का। मोंटेसरी ने बाल सदन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, जिससे सब चीजें बाल केंद्रित थी। आज मोंटेसरी विधि बाल शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब 7वें के ख में हमसे पूछा गया कि बच्चे के आक्रामक व्यवहार से किस तरह से निपटा जाए। कई बार बच्चे को व्यवहार संबंधी समस्या होने पर वह आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है। आक्रामक व्यवहार में बच्चा क्या करता है? दूसरे बच्चे को पीटता है, पैर पटकना, नोचना, गलत भाषा का प्रयोग करना, चिढ़ाना, थूकना आदि के द्वारा अपनी आक्रामकता को प्रदर्शित करता है। आक्रामकता यानी गुस्से को प्रदर्शित करता है। ऐसे बच्चों से निपटने के लिए शाला पूर्व जो अध्यापिका होती है या देखभाल करता होता है निम्न तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि
बच्चे को हर बार दंडित ना करें, यानी बच्चे ने जैसे ही उग्र व्यवहार किया तुरंत दंड ना दें, क्योंकि इससे उसे दंड की आदत हो जाएगी। दंड देने पर फिर उसका क्या, आगे कभी दंड देंगे उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पीट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डांट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ ऊपर करके खड़ा कर देंगे, तो बच्चे के दिमाग में बातें बैठ जाती है। तो हर बार दंड ना दें। बच्चा अगर हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आक्रामक व्यवहार करे तो उसको देखते ही उससे ऐसा करने से पहले कोई ऐसा कार्य शुरू कर दे जो बच्चे को पसंद हो, ताकि बच्चे का क्या ध्यान डाइवर्ट हो जाए उस ओर से। अगर बच्चा आक्रामक व्यवहार करे और इस बात पर ध्यान तो क्या हम इस बात पर ध्यान ना दें, बच्चा गुस्सा करे तो थोड़ी देर हम ना कोशिश करें कि बच्चे की तरफ देखें ही ना, ताकि बच्चे को फील होगा ना कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है हम पे। और बच्चा स्वीकार्य व्यवहार करे तो बच्चे को शाबाशी दें अथवा उसकी पसंद की कोई वस्तु दें, परंतु इस बात पर ध्यान, जैसे कि बच्चा हम कर रहे हैं कि ध्यान ना दें, तो वो ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि बच्चा किसी को पीट रहा है, बच्चा किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो हम ध्यान दें, ऐसा नहीं है। अगर वो ध्यान दे तो हमें ध्यान देना है। जैसे कि परंतु उस पर ध्यान ना देना तब तक ही सही है जब तक वह औरों को मारना, धक्का देना आदि ना करे। अगर फिर भी बच्चा ऐसा करता है तो उसे पीछे से पकड़कर शांत होने तक कसकर पकड़े रखे। बाद में जब बच्चा शांत हो जाए तो उसे प्यार से समझाएं कि उसने जो अभी अभी किया था वह सही नहीं किया था, और क्यों सही नहीं किया था वो भी बताएं। सामान्य व्यवहार करने पर बच्चे को पुरस्कार दे सकते हैं, जैसे सितारे स्टारे बना के दे सकते हैं ना, या फिर बच्चे को स्वीकार्य व्यवहार करने पर वह काम करने दिया जाए जो उसे करना पसंद है। इससे उसमें सामान्य व्यवहार करने की प्रेरणा उत्पन्न होगी। एक बार बच्चे के परिवार से भी इस बारे में जरूर बात करें, क्योंकि शायद हो सकता है ना कि घर की वजह से, घर में कोई समस्या हो जिस वजह से बच्चा ऐसा व्यवहार कर रहा हो सकता है कि बच्चे के परिवार के अन्य सदस्य आपस में लड़ते हो, या शायद बच्चे को घर पर बार बार दंडित किया जाता हो, इसीलिए बच्चा आक्रामक व्यवहार करता हो। अगर ऐसा हो तो परिवारजनों को समझाएं कि वे अपना व्यवहार बदले, ताकि बच्चा भी अपना व्यवहार बदलने के लिए प्रयास करे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि जब बच्चा आक्रामक हो तो कभी भी उसे कमरे में बंद ना करें। अनुशासन के नाम पर बच्चे को मारे पीटे नहीं, बच्चे को सबके सामने डांटने के बजाय अकेले में प्यार से समझाएं कि आपका ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा, अतः ऐसा ना करें। इससे बच्चे दूसरों के सामने शर्मिंदा भी नहीं होंगे, क्योंकि दूसरों के सामने शर्मिंदा करने पर वे ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं। इस प्रकार हम ऊपर बताए गए तरीकों से बच्चे के आक्रामक व्यवहार से निपट सकते हैं। तीसरे में हमसे पूछा गया था कि स्वर्ण दोष वाले बच्चे की सहायता के लिए कक्षा की संरचना और बैठने की व्यवस्था को उसके अनुकूल कैसे बनाएंगे। स्वर्ण दोष वाले बच्चों के विकास के लिए कार्यकर्ता को बच्चों की कक्षा की संरचना व बच्चों के बैठने की योजना की व्यवस्था के लिए निम्न प्रयास करने चाहिए। स्वर्ण दोष वाले बच्चे को सबसे आगे की सीट पर बैठाना चाहिए। बच्चे को ऐसी जगह बैठाना चाहिए जहां से वह शिक्षिका का चेहरा पूर्णतः तब भी देख सके जब वह बच्चों से बात कर रही हो, अन्य बच्चों से बात कर रही हो। शिक्षिका जब महत्वपूर्ण निर्देश दे रही हो तो जो स्वर्ण दोष वाला बच्चा है उसकी ओर निर्देश देते, मतलब उसकी ओर देखते हुए निर्देश दे, तो क्या बच्चा शायद उनकी लिपसिंग से कुछ समझ पाए। शिक्षिका को अपनी पीठ बच्चे की ओर करके बात नहीं करनी चाहिए। स्वर्ण दोष वाले बच्चे को चर्चा में भाग ले रहे अन्य बच्चों की ओर मुड़कर देखने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे उनके चेहरों को देख सके। बच्चों को अर्धगोलाकार रूप में बैठाना भी बच्चे को एक दूसरे को देख पाने में सहायक होता है। जब कक्षा के बच्चे बाहर घूमने जाए, सड़क पर हों, तो क्षतिग्रस्त स्वर्ण शक्ति वाला जो बच्चा उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संभव है कि जो वहाँ पे कोई भी समस्या खतरा है उसके ऊपर उसको पता ना लग पाए और उसको परेशानी हो सकती है। यानी कि बाहर जाए, मान लीजिए कोई एकदम से पीछे से आ रहा हो बच्चे, या फिर बोल रहा हो हटो हटो, और वो ना हट पाए, तो वो चीज़ उसे नहीं पता चल सकती है। तो उस चीज़ का भी ध्यान दें। ध्यान इस बात पर केंद्रित कीजिए कि वह क्या नहीं कर पाती है बच्ची, उसके सहित कक्षा के अन्य सभी बच्चों की विशेष योग्यता और रुचियों के संबंध में कक्षा में चर्चा कीजिए। उससे उसी स्तर के व्यवहार, तत्परता, शिष्टता की अपेक्षा कीजिए जैसी कि उसके साथ के अन्य लोग सुन पाने वाले बच्चों से की जाती है। यानी वैसा नहीं है ना कि बच्ची कम सुन पाती है तो हम सोचे जो सामान्य बच्चे जैसा करे वैसा ही करके देगी, ऐसा नहीं हो सकता। यानी बच्चे की जितनी उसमें योग्यता है उसी हिसाब से बच्चे से हम उम्मीद रखें। उसे अपने स्वर्ण दोष को उचित व्यवहार न कर पाने का एक बहाना बनाने का अवसर मत दीजिए। स्वर्ण दोष वाले बच्चों के संबंध में कभी कभी विशेष आपात स्थितियां भी आ सकती है, जैसे खेलते समय बच्ची को कान में चोट पहुंच सकती है। ऐसे में घबराइए मत, उसको प्राथमिक चिकित्सा दीजिए। उसके माता पिता को सूचित कीजिए जिससे कि वे उसे डॉक्टर के पास ले जा सकें। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाने में उनकी सहायता भी कीजिए। अगर बच्चे को स्वर्ण यंत्र यानी हेयरिंग एड जो लगा रखी है उसको नुकसान पहुंच सकता है, पहुंच जाए, किसी वजह से वो टूट जाए,
तो उसे निकाल कर सेफली रख लीजिए, और बाद में जब बच्चा घर जाए, माता पिता लेने आए ना, या फिर बैग में अगर वैन या उससे जा रहा है तो बैग में ढंग से संभाल के नोट के साथ रख सकते हैं। बाद में बच्चे के घर जाते समय उसे हियरिंग ऐड दे दीजिए। साथ में माता पिता के नाम एक चिट्ठी जरूर भेजें जिसमें लिखा हो कि हियरिंग ऐड में क्या समस्या है। वाक चिकित्सक से जिसके पास बच्चा के प्रशिक्षण के लिए जाता है, उससे भी जो कार्यकर्ता है ना, वो लगातार संपर्क बना के रखे। उससे भी क्या बच्चे के बारे में जानकारी होती रहेगी। इससे आपको बच्चे की शिक्षण योजना प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट 7वें का चौथा है टॉपिक की विशेष शिक्षा की विशेषताएं। विशेष बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशेष शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विशेष शिक्षा की पहली विशेषता यह है कि विशेष बच्चों के लिए शिक्षण कार्यक्रम उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं पर आधारित होना चाहिए। शिक्षण एवं शिक्षा नीति का व्यक्तिकरण कर देना चाहिए। विशेष शिक्षा की दूसरी विशेषता यह है कि हमें सीखने के कार्यों को ध्यानपूर्वक क्रमबद्ध करना होगा ताकि हम उन शिक्षण कार्यों से शुरू कर सके जो बालिका कर सकती हो और धीरे धीरे उसे वह सिखाएं जो ज़्यादा कठिन हो। एक विशेष बालिका को कुछ सिखाने में अंतर यह होगा कि हमें सिखाने की क्रिया को बार बार दोहराना पड़ सकता है। क्योंकि विशेष बच्चे हैं तो उनको थोड़ी समस्या होती है जल्दी सीखने में, तो बार बार दोहराना पड़ ही सकता है। और बच्चे को काफ़ी लंबे समय तक अभ्यास कराना होगा जब तक कि उसमें सिद्धहस्त बच्ची नहीं हो जाती है। विशेष शिक्षा का तीसरा पहलू यह है कि बालिका में उन क्षमताओं व योग्यताओं को विकसित करना जरूरी है जिससे वह अपने रोजमर्रा के कार्य स्वयं करने और उत्पादक कार्य करने के योग्य बन सके। जहां तक संभव हो बच्चे को आत्मनिर्भर बनने पर बल दिया जाना चाहिए। यह इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक बच्चे को सिखाया जा सकता है और प्रत्येक बच्चे में सुधार लाया जा सकता है। जब बच्चे कुछ सीखते हैं तो अभिभावक होते हैं ना, प्राय उन्हें इनाम देते हैं, पारितोष देते हैं, किंतु विशेष बच्चों के साथ तो ये जरूर करना चाहिए पारितोष देना, क्योंकि विशेष शिक्षा की यह चौथी विशेषता है। प्रत्येक कार्य को सीखने में विशेष बच्चों को इतना समय लगता है और इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि उनको प्रेरणा बनाए रखने के लिए, दृढ़ निश्चय को कायम रखने के लिए इनाम देना, पारितोष देना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे दिसंबर 2022 का जो DEC 3 का क्वेश्चन पेपर था, सारे आंसर हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों को PDF परचेज करनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID दिया गया है, वहाँ से कांटेक्ट करके PDF परचेज कर सकते हो। अगर आपको DEC 1, 2, 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की PDF परचेज करनी हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।